हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, जो हमसे लगातार जुड़े हुए, हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चला रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप इन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कि यदि बीएचयू बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नीट के जरिए भी होता है, तब भी आपके लिए ये वीडियो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, आपको एग्जाम में जरूर ही बेनिफिट पहुंचाएंगी। क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं इस टाइम बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। जितना भी पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आर एच व्हिटेकर के अनुसार 5 जगत वर्गीकरण दिया हुआ है। आर एच व्हिटेकर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें हम आपको 2 जगत कंप्लीट करा चुके, 2 किंगडम हम आपको कंप्लीट करा चुके, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा। विद एमसीक्यू के साथ हम आपको कंप्लीट करा चुके बहुत ही डिटेल से। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उन वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ठीक है, आज यहाँ पर हम बात करेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम आपको उसके जो भी बेसिक पॉइंट और साथ ही साथ उसमें पोषण किस प्रकार से होता है, जो कवक होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, ये भी हम आपको पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करा चुके हैं। आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 में कवकों में जनन किस प्रकार से होता है, जो फंगस होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। आज यहाँ पर हम ये चर्चा करने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत ही डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहना। साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर इस टाइम फिजिक्स की लगातार वीडियो डाली जा रही है। अभी आप लोग परेशान थे कि फिजिक्स की वीडियो डालो, जब डालने लगी तब आप लोग देख नहीं रहे हो। या फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके विद न्यूमेरिकल के साथ। तीसरा चैप्टर आज से आपका स्टार्ट हुआ है, तीसरा चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। बल एवं गति के नियम, बल एवं गति के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सर के द्वारा समझाया जा रहा है। सत्येंद्र सर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स इस टाइम चलाई जा रही है। तो आप लोग उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कवकों में जनन किस प्रकार से होता है। कवकों में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है और यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं, कवकों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कवकों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका वर्दी या कायक जनन, वर्दी या कायक जनन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका है अलैंगिक जनन, तीसरा आपका है लैंगिक जनन। तो इसका मतलब हुआ जो कवक होते हैं उनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कवक जो होते हैं उनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। आपका वर्दी जनन यानी कायिक जनन भी होता है, उनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में, वो आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्दी या कायक जनन क्या होता है। वर्दी या कायक जनन क्या होता है, तो देखो कायक जनन में हम एक विधि आती है विखंडन। कायक जनन में एक विधि होती है जिसका नाम है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, तो विखंडन का मतलब होता है इस विधि में कवकों का कवक जाल, कवक जाल का मतलब है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है तो हम ये आपको पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, और नहीं तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ये हमारा कवक है, ये कवक तंतु निकले हुए हैं, ये कोई कवक है और ये उसमें कवक तंतु निकले हैं। तो एक यदि
तंतु की बात कर ली जाए तो इसे कहते हैं कवक तंतु हाइफे। क्या कहते हैं? हाइफे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप वहां पर समझ लेना। और दूसरा, यदि इस समूह की बात कर ली जाए, जब ये कवक तंतु सभी मिल जाए तो इसे कहा जाता है कवक जाल यानी कि माइसीलियम। क्या कहा जाता है? कवक जाल कह दो या माइसीलियम इसे कहा जाता है। जब बहुत सारे कवक तंतु आपस में मिलते हैं तो उस संरचना को क्या कहा जाता है? कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। एक कवक तंतु की बात की जाए तो उसे इंग्लिश में हाइफे कहा जाता है, कवक तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस विधि में कवकों का कवक जाल, जाल यहाँ पर लिख लेना, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके, जो खंड टूट जाते हैं वो प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए माइसीलियम का निर्माण करता है। जैसे ये हम अभी आपको फिगर में दिखा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लेना कि विखंडन क्या होता है। तो इस विधि में क्या होता है, कवकों का कवक जाल छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए माइसीलियम का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम विखंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं। फिगर से कैसे समझोगे? ये पूरा आपका माइसीलियम है, ये आपके तंतु है, और ये पूरे जाल की बात कर ली जाए तो इसे माइसीलियम कहेंगे। इसका कोई टुकड़ा टूट के अलग हुआ, कोई टुकड़ा इसका क्या हुआ? टूट के अलग हुआ, पृथक कवक तंतु, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक कवक तंतु, यानी कोई टुकड़ा है वो टूट कर कैसा हुआ? कवक तंतु अलग हुआ। और अलग होने के बाद क्या होगा? ये देखो, एक खंड ये अलग हुआ, दूसरा खंड ये अलग हुआ, यानी दो या दो से अधिक भागों में कोई माइसीलियम कवक तंतु टूट जाता है तो वो ये क्या करेंगे? नए कवक जाल का निर्माण करेंगे, फिर ये नया कवक जाल बना लेंगे। तो इसे ही कहा जाता है विखंडन। क्या कहा जाता है? विखंडन। बहुत ही इजी है, समझने में ज्यादा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो विखंडन को आप समझ चुके होंगे कि कोई जब कवक जाल दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, भागों में टूट जाता है और वृद्धि करके नए कवक जाल का निर्माण कर लेता है तो इस क्रिया को विखंडन कहा जाता है। और ये फंगस का पहला प्रकार है कायक जनन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आपका है द्विविखंडन। बाइनरी फिशन क्या होता है? कायक जनन में आपका सेकंड जो आता है वो द्विविखंडन आता है। द्विविखंडन किस में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। पूछा जाता है कि कवकों में द्विविखंडन की क्रिया किस कवक में होती है, किस कवक में पाई जाती है? तो ये आपका एक कोशिकीय कवक होता है जिसे कहते हैं ईस्ट। वैसे तो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन आपका एकमात्र ये अपवाद है, ये एक अपवाद है। जो ईस्ट होता है वो एक कोशिकीय होता है और इसमें जो जनन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है? वो द्विविखंडन होती है। कैसी होती है? द्विविखंडन होती है। तो इसमें क्या होता है, कोई कवक दो या दो से भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? द्विविखंडन कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, यहाँ पर परिभाषा आपको याद नहीं करनी, ओनली आपको ये याद करना है कि बाइनरी फिशन किस में पाया जाता है, किस कवक में पाया जाता है। तो यह विधि जो होती है वो एक कोश की कवकों में देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट जो होता है उसमें द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट में कौन सा जनन होता है। तो ईस्ट में कायिक जनन है, उसमें कायिक जनन की बात करें उसमें भी कौन सा है? तो वो आपका द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन के साथ साथ ईस्ट में मुकुलन भी होता है। ईस्ट में मुकुलन भी होता है, यानी बर्डिंग की क्रिया भी इसमें पाई जाती है। बर्डिंग यानी मुकुलन के द्वारा भी इसमें जनन होता है। कैसे? देखो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो देखो ये आपका कोई ईस्ट है और ईस्ट में क्या हुआ, ये आपका दो भागों में विभाजित होकर दो कवकों का निर्माण, यानी दो डिवाइड सेल ये हो जाएंगी, यानी दो ये थोड़ा वृद्धि करेंगी और वृद्धि करने के बाद ये एक सेल होगी वो दो सेलों में टूट जाएगी। तो इसे कहते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं? इसे द्विविखंडन कहते हैं। और ये किस में होता है? तो ये आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं मुकुलन। ये भी कायिक जनन का तीसरा प्रकार है, मुकुलन। मुकुलन का मतलब है वर्डिंग। मुकुलन को इंग्लिश में कहा जाता है वर्डिंग। इस विधि में जनन कोशिका से छोटी मुकल यानी बड़ उभार के रूप में उत्पन्न होती है। मुकल को आप कलिका भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से आपने आलू में देखा होगा, आलू में छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ईस्ट जो होता है उसमें भी छोटी सी मुकल यानी उभार के रूप में उत्पन्न होती है और वो उभार जो मुकल निकलते हैं वो अलग होके नए ईस्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो मुकुलन जो होता है वो किसमें होता है यदि आपसे पूछा जाए तो ये सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी जो एक प्रकार का ईस्ट है।
सैकेरोमाइसीस जो सेरिवेसी होता है उसमें जनन किस प्रकार से होता है, तो उसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ईस्ट जो होता है उसमें द्विखंडन भी होता है और उसमें मुकुलन के द्वारा भी जनन होता है। तो ईस्ट में किस प्रकार से जनन होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इस विधि में क्या होता है, जनन कोशिका से छोटी मुकुल पूछा जाता है। मुकुलन में जो मुकुलन विधि में जो छोटा सा उभार निकल के आता है किसी जीव में, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मुकुल कहा जाता है। और उभार के रूप में वह उत्पन्न हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मुकुलन। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे मुकुलन कहा जाता है। ये किस में होता है, तो ये आपका ईस्ट यानी सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी में होता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मुकुलन किस में होता है। और मुकुलन, देखो मुकुलन को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आपका ये कोई ईस्ट है और इस ईस्ट में क्या हुआ, कोई उभारनुमा संरचना निकल आई। इस ईस्ट में कोई उभारनुमा संरचना निकल आई और ये संरचना थोड़ा वृद्धि विभाजित करके ये अलग होगी, विभाजन करके ये अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद क्या करेगी, ये नए कवक का निर्माण कर लेती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड आपका है अलैंगिक जनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इनको देखते हुए चलना, अच्छे से समझना और हम समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी पॉइंट आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कवकों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो इसमें भी देखो तीन विधि है। कौन कौन से, यह जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु, विभिन्न प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर्स के निर्माण के द्वारा होता है। ये स्पोर्स निम्न प्रकार के होते। कवक में जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। सबसे पहली बात तो आपको यही याद करनी है। पूछा जा सकता है आपसे कि अलैंगिक जनन है जो कवकों में होता है वो किन के द्वारा होता है, तो वो आपका बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु को कैसे समझोगे, तो बीजाणु का मतलब है कोई छोटी सी संरचना जिसके ऊपर कोई ऐसा आवरण चढ़ा है, ऐसा कोई परिक्षिप्त आवरण है जो किसी भी अवस्था में रह सकता है, जो उसके अंदर का जो भी भाग उसकी सुरक्षा करता है और थोड़ा ये कठोर टाइप में होता है। तो इसे कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं, बीजाणु। स्पोर्स कहा जाता है। यह जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर्स के निर्माण के द्वारा होता है। ये स्पोर्स निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो हम आगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपका आता है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइजू स्पोर्स। अब देखो चल बीजाणु यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, जू स्पोर्स यहाँ पर है, तो जू स्पोर्स चल बीजाणु यानी कि बीजाणु जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जो बीजाणु यहाँ पर बनेंगे कवक में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो इसलिए इसे यहाँ कहा जाता है चल बीजाणु। क्या कहा जाता है, चल बीजाणु। अब चल बीजाणु होंगे तो इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो इसके चलने में सहायक भी होगा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ये जा रहे हैं बीजाणु, वो किसकी सहायता से जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु धानी जो स्पोरिजियम में होता है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। जो चल बीजाणु होते हैं, जितने भी कवक होते हैं जिनमें चल बीजाणु के द्वारा जनन होता है, उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला का मतलब है एक प्रकार का कशाव। फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहा जाता है, कसाव कहा जाता है, जिसका काम होता है चलने में और भोजन को पकड़ने में, चलने में और भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। तो ये बीजाणु जो होते हैं वो चल बीजाणु कहलाते हैं, यानी कि ऐसे बीजाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से फ्लैजिला के द्वारा पहुंच जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, चल बीजाणु कहा जाता है। और ये कौन सा है, यानी कि एक बीजाणु, जब एक बीजाणु ये है और इसमें कोई फ्लैजिला लगा हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो ये वहीं पर नए कवक का निर्माण करेगा। वहीं पर किसका निर्माण करेगा, नए कवक का निर्माण करेगा। तो इसे कहा जाता है चल बीजाणु। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। चल बीजाणु वो बीजाणु होंगे जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। किसमें होता है ये, तो सिनक्टीडियम नाम का एक कवक होता है जिसमें चल बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए चल बीजाणु में क्या फ्लैजिला पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, चल बीजाणु में फ्लैजिला पाया जाता है, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आपसे ये उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते अचल बीजाणु द्वारा। अब अचल माने नहीं, चल माने चल। ऐसे बीजाणु जो चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते,
ऐसे बीजाणु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते उनको क्या कहेंगे, अचल बीजाणु। क्या कहेंगे, अचल बीजाणु। तो बीजाणुधानी स्पोर्नियम में बीजाणुधारी धर पर अग्रभाग के फूलने से अचल बीजाणु बनते। बीजाणुधानी जो होती है उसके बीजाणुधानी धर के अग्रभाग के फूलने से कुछ इस प्रकार से होता है, इसका अग्रभाग फूलने से अचल बीजाणु बनते। क्या बनते, अचल बीजाणु बनते। और इन बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं होता है, अचल है, फ्लैजिला नहीं होगा, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पाया जा सकते। वो वहीं पर अपने दूसरे कवक का निर्माण कर लेते हैं, दूसरे कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको याद करना है कि अचल बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, अचल बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और इसके फूलने से बनते हैं। देखो यहाँ पर हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ये देखो आपका कवक जाल फैला हुआ है, ये देखो, और ये म्यूकर का चित्र है। ये जो अचल बीजाणु है, अचल बीजाणु जनन जो होता है वो किसमें पाया जाता है बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, तो वो आपका राइजोपस और म्यूकर में पाया जाता है। राइजोपस और म्यूकर नाम के दो कवक जिनमें जनन किसके प्रकार से होता है, तो उनमें अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अचल बीजाणु के द्वारा इनमें जनन पाया जाता है। और एक प्रकार का कैसा, ये अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है। इसमें यानी कि दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक जनक के द्वारा जो जनन होता है उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। जबकि लैंगिक जनन की बात की जाए तो उसमें दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है, तभी लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। तो अलैंगिक जनन में आपका जो अचल बीजाणु है वो किसमें पाया जाता है, तो वो आपका राइजोपस और म्यूकर नाम के कवकों में पाया जाता है, जिसे काली फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि राइजोपस म्यूकर जो होते हैं उन्हें काली फफूंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये उसके अग्रभाग, हमने क्या बताया था कि उसके अग्रभाग के फूलने से, तो ये अग्रभाग के फूलने से ही अचल बीजाणु का निर्माण होता है और नए बीजाणु और नए कवक का निर्माण इसी प्रकार से हो जाता है जब अनुकूल परिस्थितियों में ये पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन पॉइंट आपको याद करना है कि ये किस में पाया जाता है, तो ये राइजोपस और म्यूकर में पाया जाता है। लास्ट जो आपका है कोनाइडिया द्वारा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोनाइडिया द्वारा किसमें जनन पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कोनाइडिया द्वारा जनन किसमें पाया जाता है, शैवाल में, कवक में या लाइकेन में, किस में पाया जाता है। तो आपको याद करना है कि कोनाइडिया द्वारा जो जनन होता है वो आपका कवकों में पाया जाता है। कोनाइडिया को हिंदी में कोई नाम नहीं है, जो कोनाइडिया है उसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको कोनाइडिया को ही याद करना है। ठीक है, कोनाइडिया द्वारा जो जनन होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो आपका पेनिसिलियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम नाम का जो कवक होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, कोनाइडिया द्वारा उसमें जनन होता है। कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये विशिष्ट प्रकार के ऊर्ध्व कवक सूत्रों में शीर्ष पर विकसित हो जाते हैं। देखो हम आपको आगे फिगर होगा शायद इसका, तो देखो इस प्रकार से होता है। ये जो चित्र है, ये जो जनन हो रहा है वो कोनाइडिया के द्वारा ही है। किसके द्वारा है, कोनाइडिया के द्वारा। इसमें जो बीजाणु होते हैं वो बाई भाग में बनते। इस प्रकार से कुछ कवक सूत्र, विशेष प्रकार के ऊर्ध्व कवक सूत्र शीर्ष पर विकसित हो जाते हैं। किस पर विकसित हो जाते हैं, शीर्ष पर। ये क्या है, शीर्ष भाग है। और कोनाइडिया के द्वारा ये बिल्कुल एकदम श्रृंखला में लगे होते हैं और ये इसका कोनेडिफोर है और कोनेडिफोर के ऊपर कोनाइडिया होते हैं। और ये अलग होने के बाद क्या होता है, इन्हीं से नए कवक का निर्माण हो जाता है, नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है। तो मेन सबसे पॉइंट जो आपको याद करना है वो याद करना है, कोनाइडिया द्वारा जनन किस में पाया जाता है, तो कवक में पाया जाता है। और उसमें भी आपको उदाहरण पूछा जाए किस में होता है, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, तो आपको बताना है ये पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से चित्र भी आपको याद करना है। ये जो चेन सी आपको दिखाई दे रही है ये आपके कोनाइडिया भी है, ये आपके क्या दिखाई दे रहा है, कोनाइडिया है। और ये बीजाणु आपके अलग होके ही पेनिसिलियम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, और इनको जो कवक सूत्र ये लगे हुए इनको क्या कहा जाता है, कोनाइडिया कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन। तो देखो दो जनन हम आपको कंप्लीट करा चुके, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो तीन विधि से होता है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु और कोनाइडिया द्वारा। जबकि कायिक जनन जो आपका है वो उसमें विखंडन, द्विविखंडन और मुकुलन के द्वारा होता था। अब बात करेंगे लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है कवकों में।
कवकों में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखो यह क्रिया 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकों में जो लैंगिक जनन है वो कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लैंगिक जनन है वो कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तो वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। उनको क्रम से लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उनको क्रम से लिखिए। तब आप कैसे लिखोगे, तो देखो हम अभी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि कवकों में जो लैंगिक जनन होता है वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी जिसे कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं। दूसरा आपका कैरियोगेमी जिसे केंद्रका संलयन कहते हैं। और तीसरा आपका जो अवस्था आती है वो अर्धसूत्रण यानी मियोसिस। मियोसिस आपका होता है, कैरियोगेमी होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। तो आपको क्रम से लिखना होगा। सबसे पहले लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद कैरियोगेमी होता है, उसके बाद मियोसिस की क्रिया होती है। कैसे, देखो एक एक को समझते हुए चले। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कोशिका द्रव्य संलयन क्या होता है। तो देखो इसमें कोई 2 कोशिकाएं, इस अवस्था में क्या होगा, 2 जनन कोशिकाओं के जीव द्रव्यों का संलयन होता है। प्लाज्मोगेमी जो होता है उसमें क्या होगा, 2 जनन कोशिकाएं, एक जनन कोशिका आपकी ये और दूसरी जनन कोशिका आपकी ये, 2 कोई जनन कोशिकाएं उनके जीव द्रव्यों का संलयन होता है। यानी कि इनमें जो भी जीव द्रव्य भरा हुआ है उनका क्या होगा, इसमें संलयन होता है। यानी कि एक दूसरे से ये आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो मिलने के बाद फिर क्या होगा, 2 अगुणित केंद्रक, एक केंद्रक इसमें होगा तो दूसरा केंद्रक आपका इसमें होगा। देखो ये 2 कोशिकाएं को ये एक केंद्र इसमें होगा, एक केंद्रक आपका इसमें होगा और वो भी आपका अगुणित होगा। हैप्लॉइड होता है, द्विगुणित नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखें। युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक होते हैं और जो नर युग्मक होते हैं वो भी आपके अगुणित ही होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक युग्मक आपका, एक कोशिका आपकी ये, दूसरी कोशिका आपकी ये और इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। दो जनन कोशिकाएं, 2 अगुणित केंद्रक एक कोशिका में, एक कोशिका के एक दूसरे के पास आ जाते हैं लेकिन इनका केंद्रक आपस में संयुक्त नहीं होता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, 2 कोशिका द्रव्य तो मिल जाएंगे, यानी कि 2 कोशिकाएं और इनकी कोशिका द्रव्य जो होंगे वो तो आपस में मिल जाएंगे लेकिन इनके जो केंद्रक होंगे वो आपस में नहीं मिलेंगे। इनके अंदर जो केंद्रक है वो आपस में नहीं मिलते। अब वो कैसे मिलेंगे, आगे कैसे होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इस क्रिया को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जब कोई कोशिका के जब कोई कोशिका है, इसके जो कोई जो 2 जनन कोशिका उसमें जीव द्रव्यों का जो संयोजन होता है, 2 कोशिकाओं के जीव द्रव्यों का जो संयोजन होता है, जो मिलते हैं, उस मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। 2 कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, दोनों के जीव द्रव्य तो मिल गए लेकिन इनका केंद्रक आपस में संयुक्त नहीं होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं कैसे आपस में संयुक्त तो नहीं होता है। ये तो बात क्लियर हो चुकी है। इसके एक कोशिका में अब 2 केंद्रक हो जाते हैं, यह द्विकेंद्रकी यानी डाइकैरियोन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, द्विकेंद्रकीय कहा जाता है। इसमें एक कोशिका में अब 2 केंद्रक हो जाते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, द्विकेंद्रकी कहा जाता है, क्योंकि एक केंद्रक आपका ये और दूसरा केंद्रक आपका ये। इनका जो कोशिका द्रव्य है वो तो मिल चुका है दोनों कोशिकाओं का, लेकिन इसमें केंद्रक आपस में नहीं मिले, केंद्रक आपस में आपके नहीं मिले। अब कैसे, देखो केंद्रक पहली अवस्था कंप्लीट हुई है आपकी, प्लाज्मोगेमी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी बात करेंगे केंद्रक का संलयन। अब केंद्रक का संलयन किस प्रकार से होता है, तो चलिए देखो हम आपको ये भी बता देते हैं केंद्रक का संलयन किस प्रकार से होता है। केंद्रक का संलयन, अब दूसरी जो अवस्था है वो आपका केंद्रक का संलयन। इस विधि में दोनों अगुणित केंद्रक यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई संयोजन करके दुगुणित युग्मन यानी कि डाइप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। कैसे, देखो हम आपको थोड़ा अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, सबसे पहले कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ और कोशिका द्रव्य का संलयन होने के बाद आपका क्या हुआ, 2 केंद्रक बन गए थे। एक केंद्रक आपका ये, एक केंद्रक आपका ये आपस में क्या करेंगे, दोनों केंद्रक आपस में अब मिल जाएंगे। जब दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे तो ये एन एन है जो आपका क्या बनाएंगे, 2n बनाएगा। क्या बनाएगा, 2n। और जब ये 2n हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, डाइहैप्लॉइड हो जाएगा।
और ये जायगोट का निर्माण यानी दुगुड़ित युग्मनज का निर्माण कर लेगा। इस विधि में दोनों अगुणित केंद्रक संयोजन करके दुगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो आपके इस प्रकार से बन के तैयार हो जाते हैं। अब ये हो गई हमारी कौन सा केंद्रक का संलयन हुआ, यानी कि दो कोशिकाओं के किसका संलयन हुआ, केंद्रक का मिलन हुआ। पैसे सबसे पहले कोशिका द्रव्य मिला, कोशिका द्रव्य में केंद्रक तो नहीं मिले थे, लेकिन दूसरी अवस्था में आपका क्या होगा, केंद्रक का संलयन होगा। जब केंद्रक का संलयन होगा तो अगुणित कोशिकाएं जो थे, अगुणित केंद्रक थे, वो कैसे हो गए, दुगुणित हो गए, अब युग्मनज बन गए, यानी कि प्रकार से। ठीक है, तो ये कैरियोगेमी हुआ। अब बात करते हैं सबसे लास्ट जो पॉइंट है आपका मियोसिस। क्या है आपका मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो देखो केंद्रक कैसा हुआ, दुगुणित, और दुगुणित होने के बाद ये क्या होगा, फिर विभाजन होगा। और म्यूसिस आपको पता है, म्यूसिस में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कोशिका आपका विभाजन करेगी, यानी कि एक कोशिका से 2 बनेगी, फिर 2 से आपकी 1 से 2, यानी इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, यानी कि अर्धसूत्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अर्धसूत्रण हुआ ये, यानी कि सबसे पहले आपका क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, दूसरे नंबर पर केंद्रक का संलयन हुआ यानी कैरियोगेमी हुआ, और तीसरे नंबर पर अर्धसूत्रण हुआ, तब कई कवकों का निर्माण होता है। वैसे भी आपको पता है लैंगिक जनन तभी होगा जब 2 जनक होंगे। अब 2 जनक तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन कोई बाहरी कोशिकाएं जब आती, कोई बाहरी जनन कोशिका मिलती आके, तब कहीं लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब कहीं यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 2 जनन कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो क्या होता है, इनका कोशिका द्रव्य संलयन होता है, लेकिन आपका जो केंद्रक संलयन नहीं होता है। जब केंद्रक संलयन नहीं होगा, फिर उसके बाद केंद्रक संलयन की क्रिया होती है, तो केंद्रक संलयन हो जाएगा, 2n बन जाएगा, और 2n के बाद फिर कहीं कोशिका द्रव्य यानी कि मियोसिस की क्रिया होती है, तब कहीं एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और सबसे पहले आपका प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर कैरियोगेमी हुआ, फिर उसके बाद आपका मियोसिस की क्रिया हुई। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको क्रम से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी किसकी आएगी। तो चलिए, आज हमने आपको कवकों में जनन किस प्रकार से होता है ये कंप्लीट करा चुके हैं। कवकों में जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन क्या होता है और वो भी कंप्लीट करा चुके। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ये हम आपको कंप्लीट करा चुके। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, तीसरा पार्ट, उसमें हम आपको कवकों का वर्गीकरण कराएंगे। कवकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कवक को कितने के वर्ग में विभाजित किया गया है। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आने वाला, तो उसको देखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।